वर्षों की संघर्ष संतों का सबसे बड़ा संघर्ष रहा है, उन सब विषयों में अपने विचार रखिए। आप यहाँ संतों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो बताइए हमारे टीमों के माध्यम से। निश्चित ही आज उन प्राचीनतम इतिहास को जो हमारे पूर्वजों ने लड़ा था सन 1949 में, जब बाबा हीराम दास जी जो हनुमानगढ़ी के नाम थे परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान, उन्होंने जब सन 1949 में भगवान रामलला प्रकट हुए, उसके बाद जो लगातार संघर्ष जारी रखा श्री राम जन्मभूमि के लिए, उसके बाद पूज्य सतगुरुदेव ब्रह्मश्री डॉक्टर रामविलास वेदांती और दिगंबर अखाड़े के प्रतिपाद भयंकर श्री स्वामी रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज और पूज्यपाद नित्य गोपाल दास जी महाराज, इन सभी लोगों का, साथ ही जो संपूर्ण सनातनी का एक संघर्ष था, सतत संघर्ष था, उस पर विराम लगा। और जब माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने जजमेंट दिया और हमारे प्रभु श्री राम अब वहाँ विराजमान हो रहे हैं और भव्य और दिव्य और दुनिया के श्रेष्ठतम मंदिर के रूप में जो राम मंदिर है वो शुमार हो रहा है, लगभग 1000 साधु संत महात्मा ने उसका दर्शन किया, अवलोकन किया, निरीक्षण किया। जो हमारे पूज्य सतगुरुदेव भगवान भी थे, पूज्य ब्रह्मश्री वेदांती महाराज जी थे, तमाम सारे साधु महात्मा संत थे, उन सभी लोगों में जो एक खुशी, एक हर्ष, एक उत्साह जो दिखी ना, निश्चित ही हमारे पूर्वजों का अथक संघर्ष था और उस अथक संघर्ष पर विराम लगा। और जो जिस अनुरूप डॉक्टर अशोक सिंह जी सोचते थे, जिस अनुरूप नित्य गोपाल दास जी महाराज सोचते थे, अयोध्या के जो साधु संत, जो सनातनी समाज, जो कोठारी बंधु, जिन्होंने अपनी सर्वोत्तम आहुति दे दी, अपनी सर्वोच्च बलिदानी दे दी राम जन्मभूमि के लिए, उसी अनुरूप आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी महाराज, निश्चित ही आज वह राम मंदिर बन रहा है और सभी के जो सभी की इच्छा थी उस पर काम हो रहा है। जब हमने उसकी नक्काशी देखी, उसमें जो कलाकृति की जा रही है वो देखा, तो मतलब उत्सुकता थी, एक भावुकता थी, उसको देख के मन आनंदित हो गया, आह्लादित हो गया। उसको कहने के बाद मैं प्रकृति संपर्क है, आज वो खुशी राम राज्य की, राम राज्य बैठे राम मंदिर भव्य रूप से, संपूर्ण रूप से पूर्णता की तरफ निर्माणाधीन अभी है, पूर्णता की तरफ जाएगा। और जब इसका उद्घाटन होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और तो कहीं ना कहीं राम राज्य की जो संकल्पना थी वो साकार हो जाएगी। हमारा राम राज्य की संकल्पना जो थी वो भारत के 80% हिंदू जो है उनकी बहुत बड़ी भावना थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक मुद्दा था, जो बीजेपी का एजेंडा था, ठीक है, तो 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने निज स्थान पर जा रहे हैं, मंदिर में उनकी स्थापना हो रही है और 24 का सामने चुनाव है, तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? इसका किसको फायदा बड़ा मिलने वाला है? क्या बीजेपी इसको राजनीतिक फायदा में भी इस्तेमाल कर रही है? राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने सन 1989 से संभाला था। इससे पहले अयोध्या के परम पूज्य साधु महात्मा सतगुरुदेव भगवान हनुमानगढ़ी के बाबा हीराम दास जी महाराज जी के नेतृत्व में वहाँ रामलला प्रकट हुए थे और उसके बाद सतत संघर्ष जारी रहा। उसके बाद डॉक्टर अशोक सिंह जी आए, जो हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी थे। तमाम साधु संतों ने अपनी बलिदानियाँ दी हैं, स्वयं सेवकों ने, संगठनों ने। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बाद में इसका कमान संभाला है। भारतीय जनता पार्टी को भी इसका श्रेय जाता है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये आध्यात्मिक सांस्कृतिक मुद्दा था और जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जरूर चरितार्थ किया गया है। निश्चित ही जो पार्टी का आइडियोलॉजी होता है, विजन होता है, उसके ही अनुरूप कार्य होता है। समाजवादी पार्टी का विजन राम भक्तों पर गोलियाँ चलवाना है, समाजवादी पार्टी का विजन रामचरितमानस को जलवाना है। वहीं आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सनातन संस्कृति का जीर्णोद्धार हो रहा है। उसी के अंतर्गत राम जन्मभूमि बन रही है, उसी के अंतर्गत काशी कॉरिडोर बन रहा है। उज्जैन में जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महाकाल लोक बना। तमाम सारे टर्मिनल्स और नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में तमाम सड़कों के जाल बन रहे हैं। गरीबों को आवासीय योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राजनीतिक मुद्दा ये होता है कि आप किसी दूसरे राजनीतिक पार्टियों को आक्षेप, उनकी पार्टियों में उनके कामों में कमी दिखाइए और उनके कामों से ज़्यादा अपने कामों को गिनवाइए। ये राजनीतिक मुद्दा होता है। राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। बीच में आपको पूछूंगा, जैसे समाजवादी पार्टी है वो कहीं न कहीं उसी कोड को पूरा टारगेट करती है, तो उनका जो एजेंडा रहा है
हिंदुओं को नुकसान पहुँचा या जो भी मुद्दा था, जैसे रामदेव महाराज के जमाने में, तो कहीं ना कहीं एक पक्ष को खुश करें तो अपना वोट बैंक साध रहे हैं। उसी तरह बीजेपी भी तो अपना एक वोट बैंक साध रही है हिंदुओं को मिलाकर। देखिए बीजेपी का वोट बैंक हमको लगता है कि आज की डेट में एक अरब लोग, क्योंकि सनातन संस्कृति में एक अरब लोग अपनी आस्था रखते हैं और सन 1947 के बाद आप सनातन संस्कृति के जीर्णोद्धार में प्रभु राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव, यानी कि सनातन संस्कृति के प्रयास जितने भी हमारे आराध्य देवी देवता पूज्य संत और सनातनी हैं, उनके कल्याणार्थ जो भी काम किए जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए जा रहे हैं। और सब सनातन संस्कृति में आप काम करते हैं, सनातन संस्कृति के लिए काम करते हैं और न सिर्फ सनातन संस्कृति बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी काम करते हैं। देश में देश कैसे विकसित हो इस पर भी काम करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करते हैं। तो आपके साथ संपूर्ण जनमानस होता है, यहाँ कोई जाति, मजहब, पंथ, समुदाय, दल की बात नहीं होती है। आज जनता इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुकी है और यही बिलबिलाहट इन तमाम पार्टियों में है जो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी बनाया करती थी, जो जिनकी गिनती आज दलदलों में भी नहीं रह गई है। तभी तो शायद इनको इंडिया अलायंस का गठन करना पड़ा और जैसे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान का विकास करते थे, इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस इतना बड़ा संगठन नाम देने की क्या आवश्यकता है। अरे इससे पहले आप कहाँ की, जाहिर सी बात है आपके इंडिया अलायंस से यही स्पष्ट होता है कि इसका मतलब है कि आप जो है भारत की जो आय व्यय थी वो सारी दूसरे देश में लगा रहे थे, आप इटली में लगा रहे थे, आप तो पाकिस्तानी आतंकवादियों को दे रहे थे, उनको बढ़ा चढ़ा रहे थे, 26/11 मुंबई जैसे आतंकी हमले करवा रहे थे। क्या ये सारी चीज़ें अपने आप में ही एक कटघरे में चले गए और समाप्त हो गए संपूर्ण सनातन। अच्छा महाराज जी, जो 35% महिलाओं वाला आरक्षण आया है इसको आप किस रूप से देखते हैं? ये कहीं ना कहीं देर हुआ है या जो हुआ है ठीक है? ये बिल्कुल देर हुआ है। महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए क्योंकि महिलाएं सर्वप्रथम महिलाओं को भी हमारे यहाँ जो है दर्जा दिया गया है। ये जननी जो है सभी को जनने वाली हैं, जगत को जिनकी देख रेख में ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, आप उनको ही वरीयता नहीं देंगे तो फिर समाज कहाँ जाएगा। महिलाओं की कहीं ना कहीं उपेक्षा हुई है और इसीलिए जो है आज समाज में दुष्कर्म हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि महिलाओं के आरक्षण के भी राहुल गांधी जैसे बनावटी ब्राह्मण नेता अपने आप को, जो 2014 के बाद अचानक सारे ये जो है धर्म परिवर्तित ब्राह्मण हो गए हैं, ये जब संसद सभा में महिला आरक्षण को लेकर बोलते हैं कि मोदी जी सुनिश्चित करें कि SC ST महिलाओं को कितना आरक्षण मिलेगा। अरे जब आपने महिला आरक्षण के नाम पे ही कुछ सीटें जो है रिजर्व कर दिया तो फिर आप SC ST जातिगत को घुसा देते हैं। ये जातीय जहर बोलने वाले नेताओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए और महिलाओं का आरक्षण जल्द से जल्द समाज में उतारा जाना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है सामाजिक मुद्दों पे काम किया जाना चाहिए। अब आप अपने अध्ययन में ही देख लीजिए, कुछ नहीं होगा तो 10,000 से ज़्यादा मुकदमे पेंडिंग में होंगे। सरकार डेवलप तो कर रही है, नए नए कानून भी ला रही है, लेकिन वो जर्जर पड़े, जीर्ण अवस्था में जीर्ण शीर्ण पड़े, वो पुरानी जो आपकी पुरानी नियम और कानून है उनमें कब सुधार लाइएगा। उन कानूनों पे जो न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे हैं, जिसके लिए आए दिन जमीन विवाद के लिए झगड़े मारपीट होते रहते हैं, जिसका ऊपर अभी देवरिया की जो घटना देखी गई है, निशंस जो हत्या ब्राह्मण संहार हुआ, ये आप इस पर कब काम करेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं, मंत्री जी तो कहते हैं, DM साहब का आदेश रहता है, लेकिन नीचे से छोटपूजिए साहब जो बैठते हैं, लेखपाल, तहसीलदार, ये जो पैसे 100-100, 500-500 रुपये लेके और समाज में सामाजिक हीनता का कार्य करते हैं और उसके बाद दुष्कर्म और जो अपराध को बढ़ावा देते हैं, आखिर इस पर रोकथाम कब लगेगा। तमाम नए नए कानून आ जाते हैं, पुराने कानूनों को आप कब सुदृढ़ करेंगे। सारे कानून को आप गरीबों के लिए लाते हैं, सारे कानून आप पिछड़े दलितों और पता नहीं किस स्तर के लिए लाते हैं, लेकिन आज तक उन गरीबों का, उन दलितों का, उन पिछड़ों का अभी तक कल्याण क्यों नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। अरे स्वतंत्रता, आज 77वां स्वतंत्रता दिवस हम मना चुके हैं, 78वें स्वतंत्रता दिवस में हम स्वतंत्र पक्ष में हम प्रवेश कर गए, उसके बाद भी आज हमारे यहाँ गरीबी का कोई रोकथाम नहीं है। हमारे यहाँ जो है मार पीट झगड़े आज भी इसी हिसाब से चल रहे हैं, कानून सब साथ के रखते हैं। संविधान कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, दुखियों और पीड़ितों के लिए है। और कुछ जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे देवरिया में घटना घटी हुई जिला पंचायत उसमें जो है
समाज को मार डाला। ये संविधान को ही कहीं न कहीं महाराज निचले स्तर पे एक अच्छे कानून की आवश्यकता है। बिल्कुल निचले स्तर पर कानून को सुदृढ़ करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। न्यायालय में विचाराधीन 6 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे हैं पूरे भारत में। उन मुकदमों पर भी विचार करना चाहिए और उन पर एक डेट लानी चाहिए कितने दिन में हम, जैसे राम जन्मभूमि का आपने जल्दी से जल्दी उसमें सुनवाई करके और जजमेंट दिया, हाँ सौहार्दपूर्वक राम जन्मभूमि बन जाना। ऐसे ही आप विचाराधीन मुकदमों से भी विचार करने के साथ जिसके लिए न जाने कितनी जाने जा रही है, भाई भाई कलेश पैदा हो गया है, भाई बहन कलेश पैदा हो गया है, सामाजिक मुद्दों पे आप ध्यान दीजिए और ऐसे अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने का काम है। सभी लोगों का डायलॉग है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इसी पे जनता उलझी हुई है। ये बड़ी चीज़ है, तारीख पे तारीख वाला मसला कम होना चाहिए। तो महाराज जी और उसी के बारे में क्या कहें? हर भारतीय का अधिकार है और यदि वो नहीं होता है तो निश्चित रूप से अधिकार का हनन किया जा रहा है। जो मूलभूत भारतीय उनका ये अधिकार है उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सामान्य नागरिक संहिता से नवाजा जाए। उनका ये संवैधानिक अधिकार होता है कि जिस अधिकार और कानून के दायरे में यहाँ ईसाई आता है, जिस कानून और अधिकार के दायरे में यहाँ मुस्लिम आता है, उसी कानून और अधिकार के दायरे में हिंदुओं को भी लाना चाहिए। जितनी सुविधाएं सरकार मुस्लिमों और ईसाइयों को देती है, क्या इतनी सुविधाएं जो है पूर्ववर्ती सरकारों ने हिंदुओं को दी है क्या? ये काम नहीं होगा। आप बोर्ड बना देते हैं, उनको विशेषाधिकार दे देते हैं, इसका रोकथाम लेनी चाहिए सामान्य नागरिक संहिता। साथ ही जो है जो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाना चाहिए, नहीं तो जनसंख्या विस्फोट होगा। एक चच्चा 4 चच्ची उनके 40 बच्चे, जनसंख्या विस्फोट से रोक लगना चाहिए। महाराज ये चीज़ होता है सबसे बड़ा फायदा जनता, सीधे तौर पर जनता सामान्य अधिकारी है ना, सामान्य संहिता के अधिकारी है भाई, वो सिविल कोड की अधिकारी है। जो कानून आपके लिए लागू होता है वो कानून हमारे लिए नहीं लागू होता। अगर हमारे परिवार में कोई हिंदू बच्चा शादी करना चाहे तो उसकी उम्र 18 होनी चाहिए। जो जातिगत विभेद हो रहा है ये एक समाधान बिल्कुल नहीं, जातिगत भेद तो कभी सामान्य हो ही नहीं सकता है, ये ईश्वरीय देन है। ये आप जातिवाद नहीं हटा सकते हैं, ये जातिवाद नहीं है, ये हमारा प्रमाण है कि हमारे पिता ये हैं। हम भाई सारे लोगों को एक कैटेगरी में कैसे रख दीजिए आप? तो जो कानून होगा सबके लिए बराबर होगा। बिल्कुल, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं समानता नहीं आएगी। बिल्कुल सामान्य नागरिक संहिता से ही महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित हो पाएगा, क्योंकि जितने भी आरक्षण आएंगे वो महिलाओं का हनन ही हो रहा है। तो आप चाहे जितने आरक्षण लेके आइए, उसमें महिलाओं को फायदा कहाँ होना है? आप तलाक के महिलाओं को छोड़िए, आप बेटी शादी करिए, हिंदुओं से यहाँ एक ही शादी अलाउ है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगा। भारत का एक समाज है वो एक तरह से संपूर्ण रूप से बराबर हो जाएगा। न हिंदुओं का कोई अलग समाज दिखेगा, न मुस्लिमों का दिखेगा, हिंदू और मुस्लिम को। इसलिए महाराज जी का जो कहना है ये इसके लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी बात महाराज जी, ये तो ठीक है कि मणिपुर हो जा रही है, बंदे हो जा रहे हैं। जिस तरह बीजेपी कह रही है कि हम कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर रहे हैं, योगी जी का यहाँ राज, लोग कहते हैं हाँ योगी जी को होना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए जब एनालिसिस करिएगा देवरिया के घटना पर तो आपको पता चलेगा कि प्रेमचंद यादव था वो एक तरीके से माफिया टाइप का था, और चूंकि वो समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत भी जीता हुआ पूर्व जिला पंचायत, वर्तमान में उसकी माता जो प्रधान है और उसका जो घर बना है वो ग्राम समाज की जमीन में बनाया हुआ अवैध रूप से निर्माणाधीन घर है। जिस जमीन पर विवाद चल रहा है वो जमीन दुबे की थी और जबरन उसको कब्जा करके रखा था। यहाँ तक कि जो दुबे का भाई था वो थोड़ा मंद बुद्धि का है, तो उसको जो है हैक, एक तरीके से हैकर होते हैं, उसी प्रकार से इसने हैक किया हुआ था प्रेमचंद यादव ने सत्यप्रकाश दुबे के भाई को, और जबरन उसके जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके रखा था। ये एक सुनियोजित साजिश के तहत ये पूरा घटनाक्रम जो चल रहा है ये हुआ है, पूरी राजनीतिक है और ये पूरे षड्यंत्र के तहत हुआ है। ये 2014 से ये चीज़ें चल रही हैं और इसको पूर्णता की तरफ फलीभूत किया गया है 2023।
और ये निशान से जो ये हत्या, निर्मम हत्या हुई है दुबे की, नरसंहार जिसे कहते हैं ब्राह्मणों का, निश्चित ही ये उन सारे लोगों का संपूर्ण रूप से नाश करा देगा जो ये इसमें षड्यंत्र में शामिल है। क्योंकि ब्राह्मण, एक गरीब परिवार का ब्राह्मण, इसके पूरे परिवार को ही मार डाला गया। और जिस प्रेमचंद यादव के मृत्यु को लेकर मारा गया है, उसके बदला के रूप में निश्चित ही अभी उस पर आख्या भी नहीं सौंपी गई। प्रशासन ने ना कहीं कोई रिपोर्ट भी नहीं लगाया और 35 मिनट के अंदर पूरा उत्तर प्रदेश अपराध में झोंक दिया गया। और समाजवादी पार्टी के कुछ जिम्मेदार नेता, जैसे कि समाजवादी पार्टी के चाचा मुलायम सिंह यादव, बड़ी बेबाकी से पत्रकारों से बात करते हुए कहते हैं कि अखिलेश यादव जी सत्यप्रकाश दुबे के बस्ते से तो मिलने गए, लेकिन प्रेमचंद यादव के घर नहीं गए। अब बताइए, इतनी मतलब अपने आप को यादव के तरीके से देख के और उस अपराधी को यादव और दुबे के तौर पर देख रहे हैं। एक परिवार के पूरे परिवार को ही नष्ट कर दिया गया। आज जहां पूरा भारत इस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त कर रहा है, वहीं शिवपाल यादव और अखिलेश यादव जी अपना जातीय चश्मा नहीं उतार पा रहे हैं। ऐसी ओछी राजनीति में मुझे लगता है किसी भी प्रदेश में नहीं है। यहाँ तक कि लालू जी भी ऐसी ओछी राजनीति नहीं करते हैं, नीतीश कुमार जी भी ऐसी। हाँ, कम से कम निर्मम घटनाओं पे तो सत्य के साथ होना चाहिए। जातीय स्थिति से अपने ऊपर उठना चाहिए। निश्चित ही आप अखिलेश यादव जी हैं, शिवपाल यादव जी हैं, लेकिन वहाँ जो घटना घटित हुई है वो पूरे के सारे लोग एक आतंकवादी तरीके से थे। उनकी जो मानसिकता थी वो आतंकवादी अपराधियों वाली थी। और शायद इसीलिए बकरे की तरह से, बकरे को मुसलमान हलाल कर देता है, उसी प्रकार से बकरे की तरह हलाल करके काट दिया गया ब्राह्मण परिवार को। और समाजवादी पार्टी का एक प्रकार से गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य। मैं कहता हूँ कि समाजवाद के नाम पर ढोंग करने वाले, यही जब पिकुरू कांड हुआ था विकास दुबे वाला, तो ये ब्राह्मण और ठाकुरवाद फैला के अपनी राजनीतिक स्टैंडिंग पोजीशन बना रहे थे। लेकिन आज जो है जातीय चश्मा लगा के देखते हैं और अब ये यादव बात कर रहे हैं। निश्चित ही पहले तो ये पूरे जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में इसका जातीय समीकरण बना है ना, इसको तोड़ना चाहिए। और ये यादव और दुबे की बात नहीं, इसमें यहाँ अपराध की बात है। और जिस प्रकार से यहाँ अपराध हुआ है, इस पर स्वतंत्र रूप से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और जितने भी अपराधी हैं, अगर 10 हैं तो उन 10 को, 50 हैं तो 50 को, सारे के सारे को फांसी दे देना चाहिए। और वही जो आप बता रहे थे ना, डेट पे डेट देना नहीं चाहिए। 1 महीने के अंदर इन लोगों को फांसी दे देना चाहिए, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के, और एक नजीर प्रस्तुत करना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को। ऐसे आतंकवादी मानसिकता के लोग बुलडोजर से भी नहीं डरते हैं। इन्हें जब फांसी दिया जाएगा तब इनके जहन में डर इन लोगों का, योगी जी का ना बुलडोजर का भय है न एनकाउंटर का भय है। ये इनको दौरे पड़ते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, ये सारी बीमारियां अचानक से अटैक कर रही थी ना, ऐसे इनके ऊपर आतंकवाद, अपराध, दुष्कर्म, दुराचार इनको अटैक करता है। जैसे मिर्गी किसी को आती है ना, ऐसे इनको मिर्गी आती है अपराध करने की। और जिस प्रकार से ब्राह्मण परिवार की नृशंस निर्मम हत्या इन्होंने कर दी, बकरे की तरह काट दिया इन्होंने, निश्चित इन सारे लोगों का संपूर्ण नाश हो जाएगा। और अच्छा महाराज जी, चुनाव आने वाला है, आपको क्या लगता है सपा का क्या रोल है, भाजपा का? पार्टी का रोल तो पिछले जो है 2 पंचवर्षीय से बड़ा खराब हो गया, इनका गर्दा उड़ गया है हमारा, इनकी कोई वजूद ही नहीं है। कोई इनको टक्कर देने वाला नहीं भाजपा को। टक्कर देने वाला कौन रहेगा? आप सब सामाजिक मुद्दों पे काम करेंगे। अच्छा, ये जो इंडिया बन रहा है, ये इंडिया क्या, इंडिया कहाँ बन रहा है? अब तो भारत पे काम हो रहा है और भारत बनना चाहिए। जो उन्होंने संगठन बनाया है इंडिया संगठन, वो क्या भारत, अब लोगों की संकल्पना भारत को लेके है, अब इंडिया को लेके नहीं है। भारत अखंड संकल्पना, इतने बड़ा राजनीतिक समूह एक साथ हो गया, वो कुछ नहीं कर पाएगा, निश्चित कुछ नहीं कर पाएंगे। इनका एक बिलबिलाहट है, इनकी जैसे आप चूहे के बिल में पानी डाल दो ना, तो जितने चूहे होते हैं ना, सारे के सारे एक साथ बाहर निकलते हैं। ये सारे के सारे लोग एक साथ बाहर आ गए हैं, इनके अंदर बिलबिलाहट है। और एक राजनीतिक पार्टी को हराने के लिए 28 पार्टियां, जो अपने राज्य में अच्छे स्तर पर पार्टियां हैं, तो सारे लोग साथ आके नरेंद्र मोदी को हराएंगे। हम भी देखना चाहते हैं ना, हम भी तो इंतजार में ही थे कि आखिर हम कब तक आपको कहाँ जाएंगे, तमिलनाडु कहाँ जाएंगे, कर्नाटक कहाँ जाएंगे, छत्तीसगढ़ कहाँ जाएंगे, राजस्थान, एक साथ आओ 2024 में। अच्छा, मेरी जो अयोध्या का विकास हुआ है,
इससे पूरे देश के राजनीति की क्या असर पड़ा, आपके समझ से कितना फायदा बीजेपी को? बेसिकली विश्व स्तर पर राजनीति को विश्व स्तर पर विकास हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के जितने भी काम चल रहे हैं, नितिन गडकरी जी के जितने भी काम चल रहे हैं, अमित शाह जी के नेतृत्व में जितने भी काम चल रहे हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के जितने भी काम चल रहे हैं, ये सब विश्व स्तर पर हो रहे हैं, वैश्विक स्तर पर हो रहे हैं। अब भारतीय स्तर पर जनता विकास नहीं चाहती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेता खोज रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास हो रही है। अब जो अयोध्या का डेवलप हो रहा है वो भारत के स्तर पर नहीं हो रहा है, ये जो है 2014 वाले भारत पर, अब 2024 वाले भारत के स्तर पर हो रहा है। अब 2024 का जो भारत है ना, वो वैश्विक मानचित्र पर अपने आप को बहुत सम्मानित और प्रतिष्ठित रूप से स्थापित कर लिया है। अभी G20 समिति का माननीय प्रधानमंत्री जी ने अध्यक्षता की और तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष पधारे हुए थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सब पीछे पीछे चल रहे थे। तो ऐसा नेतृत्व हमको चाहिए। और जो आज अयोध्या का विकास हो रहा है, राम मंदिर को तो ऐसे ही, वो तो हमारा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और जो है सभ्यता का विकास है, लेकिन यहाँ जो समावेशी विकास हो रहा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, नदियों में क्रूज इत्यादि की जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, हवाई यात्रा के संबंधित जो भी जितने भी काम हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर यात्रा से लेके और जो यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके, ये सारे जितने काम हो रहे हैं, जैसे सारे वैश्विक स्तर पर हो रहे हैं। आज जो हम लोगों को सीधे खाते में हमारे पैसे आ जाते हैं, ये पैसे बढ़ गए। बिल्कुल एकदम समाज में सामाजिक स्तर पे काम हो रहा है। असामाजिक होकर कोई काम नहीं हो रहा। अब आपको मनरेगा नहीं बनाया जाएगा, अब आपको मजबूत बनाया जाएगा, स्वावलंबी बनाया जाएगा, आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, आपको मजबूत बनाया जाएगा और सुदृढ़ होकर आप अपनी स्थिति से लड़ सको और अपने आप को मजबूत कर सको। उस स्थिति के अनुसार आपको डेवलप किया जा रहा है और ये मोदी की सबसे बड़ी कारीगरी। महाराज जी, अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है, उससे अयोध्या के विकास को क्या जितने भी कार्य यहाँ हो रहे हैं वो सारे के सारे कार्य रोक दिए जाएंगे। राम मंदिर रुक जाएगा। क्या मंदिर को बिल्कुल खतरा है। ये फिर से पटिकल दायर कर देंगे, ये फिर से जो है याचिका दायर कर देंगे ना, उसके बाद फिर से ये रोक देंगे। ये तो चाहते ही है ना, सरकार हमारे बदले राम मंदिर की। एसटी हसन शफीकुर रहमान जैसे नेताओं ने कहा है कि वो मंदिर नहीं मस्जिद बन रहा है, वो जबरन बनाया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, भारतीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने जजमेंट दिया है। और यदि इस प्रकार से कोई बोलता है तो मुझे लगता है कि न्यायालय के खिलाफ बोलना राष्ट्रद्रोह है। उसके बाद भी ये लोग बोलते हैं और जब इनकी सरकार आ जाएगी, आज ये ना उत्तर प्रदेश में है ना केंद्र में है, ना इनका स्टेट का गवर्नमेंट है, कोई भी बाकी से ये चिल्लाते हैं। उनकी गवर्नमेंट रहेगी, इससे भी सारे के सारे कार्य रोक दिए जाएंगे और एक समुदाय एक पंथ का विकास होगा। सनातनियों के विकास से सनातनियों के विकास को मोटरी में बांध के ताक पे रख दिया जाएगा, किसी छोटी से काम किया जाएगा और बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो जनता जाग रही है और जागृत सनातनी काम कर रही है और इसी के लिए सारे लोग आज सरकार से गरीबी आज अरे हम आप और दुनिया के किसी भी देश में ये क्षमता नहीं है कि वो अपने संपूर्ण नागरिकों को अपने जो है रोजगार दे। इसीलिए मोदी जी ने एक विजन लाया था, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत। लोगों को डेवलप कर रहे हैं, उनके अंदर के गुणों को उजागर कर रहे हैं। मोदी जी हेल्प कर रहे हैं, लोन इत्यादि चीज़ों से उनका मदद करना चाहते हैं कि आप उनसे लाभान्वित होकर और आप अपना कुछ चलाइए, अपनी कंपनी स्टार्ट करिए, अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करिए, अपनी दुकान स्टार्ट करिए। आप बेरोजगार मत बैठे रहिए, आप एक समय सीमा तक आप रोजगार के लिए काम करिए। आप योग्य हैं और उनसे आपको सरकारी जो है रोजगार मिले। महाराज जी की संजय गांधी ने बयान दिया लगभग 1 करोड़ केंद्रीय सरकार सक्रिय है, इसके संजय गांधी और उनकी माता मेनका गांधी, इन दोनों लोगों का दिमागी दिवालिया हो चुका है और ये चूँकि इनकी जो मानसिकता है वो कांग्रेसी ही है और
जब आप उसी खानदान और परिवार से हैं तो आपका खून, आपका जहन आपका बोलेगा ही, जाहिर सी बात है। ये सारे लोग अब जो है कांग्रेस से मिल चुके हैं और मुझे लगता है कि 2024 जब चुनाव नजदीक आएगा तो ये कांग्रेस का फीता पहन लेंगे और ऐसे ऐसे हाथ करते हुए घूमेंगे। ये रजवाड़ा घर के लोग हैं, इनको काम करना पसंद नहीं है, ये बड़े बड़े भाषण देना खाली जानते हैं, ठीक है। ये सारा हमें तो लग रहा है आप भी पूरा बीजेपी वादी है। बीजेपी वादी नहीं है, एक पक्षीय नहीं बोल रहे। बीजेपी वादी नहीं है। वरुण गांधी बीजेपी के ही हैं, प्रियंका गांधी बीजेपी की ही हैं। अगर हम बीजेपी वादी होते तो हम उनके सफाई में होते। हम बीजेपी वादी नहीं हैं। हम अपनी संस्कृति, हम अपने धर्म, हम अपने समाज के लिए काम करते हैं। हमारे समाज के लिए कोई भी पार्टी काम करेगी ना तो हम उसका झंडा लेकर दौड़ पड़ेंगे, क्योंकि आज समाज की स्थिति है ना, उसे काम चाहिए, उसे समाज में दिखना चाहिए। आपने जब आपने बात करी है तो बात करें, ये तो हमने काम किया था, अरे ये तो हमने करवाया था, जो बस पे हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं अपनी, एरोप्लेन उतार रहे हैं अपनी, और फाइटर जेट उतार रहे हैं, ये बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। समाज में दिखा क्या रहे हो आपका काम कब होगा? काम खाली आपके काम लगा नहीं थे, इसको मोदी जी का काम का जिम्मेदारी था करने का, योगी जी का काम था। तो आज समाज में जो भी काम दिखा रहा है हम उसके साथ, अगर भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ समय तक उसके साथ हैं, जब तक वो समाज में निश्चल भाव, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, उद्वेग को त्याग के काम कर रही है समाज में, तब तक हम उसके साथ। और जिस दिन समाज में वो तुष्टिकरण को रचना स्टार्ट कर दी, हम भारतीय जनता पार्टी से कट जाएंगे, कभी भाजपा का नाम नहीं लेंगे, मोदी का नाम नहीं लेंगे। हम योगी को मानते हैं, मोदी को इसलिए मानते हैं कि मोदी जी डेवलप कर रहे हैं, बहुत अच्छे आइडियोलॉजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत को जिस प्रकार से वैश्विक मंच पर मान सम्मान दिला रहे हैं ना, भारत में आज तक कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ मोदी को छोड़ के कि इतना मान सम्मान किसी ने दिलाया। अगर विवेकानंद जी के जैसा कोई हो, अगर कोई दूसरा कोई दिखा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि सामाजिक मुद्दों पे आप लोग ऐसे बात करते हैं और समाज में जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके विषय में आप पूछताछ करते हैं, ये बहुत जरूरी है। और आप लोग बिल्कुल निष्पक्ष होकर समाज को मिलकर चल रहे हैं, मिलकर चर्चा करते हैं। हमारा चैनल जो बिल्कुल निष्पक्ष है और बिल्कुल स्पष्ट बात करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ दिवाकराचार्य जी से, जो योद्धा के मजबूत प्रवक्ता है, संत है, और उनकी दृष्टि में मोदी सरकार, यूपी सरकार जो बहुत बढ़िया काम कर रही है, जनता गरीबों के लिए काम कर रही है, संतों के लिए काम कर रही है, जहाँ हम लोग शिक्षित हैं उनके लिए काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नानक पार्टी।